जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली कंडक्टेड यूपी पीसीएस में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस की। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। ये समग्र बैच की डिटेल्स हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है, वीडियो पोस्ट करके आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं और इसके अलावा ये नंबर पर व्हाट्सएप करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने कवर करे थे काफ़ी डिटेल में। इसके अलावा पॉलिटी के भी क्वेश्चंस हमने देखे, इसमें हमने देखा कमिटीज़ वगैरह पे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। नाउ आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है पंचायती राज के ऊपर। तो देखिए दो स्टेटमेंट है, पहला कह रहा है पंचायती राज का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है 5 साल का होता है। दूसरा ये कि जो सीटें रिजर्व होती हैं उनमें से 1/4 वीमेन के लिए होती हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए जो पहला कह रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का टेन्योर है वो 5 साल का ही होता है और ये आसान सा स्टेटमेंट है, कई बार पहले भी पूछा गया है। और ये चीज़ हमें आर्टिकल 243E में देखने को मिलती है। आर्टिकल याद रख लेना, डायरेक्ट आर्टिकल पे सवाल बनते हैं। टेन्योर वाली बात किस में है? 243E में है। इसमें यह कहा गया है कि हर एक पंचायत 5 साल कंटिन्यू करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। दूसरा कह रहा है 1/4, ये तो आंकड़ा ही गलत दे रखा है, 1/4 की तो बात ही नहीं है। आर्टिकल 243D में सीटों के रिजर्वेशन की बात है SC/ST के लिए इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल सीट रिजर्व फॉर SC and ST शैल बी रिजर्व फॉर वीमेन। समझ आ गई बात? 1/4 नहीं 1/3 की बात है। तो इस हिसाब से इन्होंने करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट? करेक्ट ही पूछा है, तो 1 होना चाहिए डी। पहले भी ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में ही। आप देखो तो जुडिशरी वाले पेपर में पूछा गया था कि जब वीमेन के रिजर्वेशन की बात आती है सीटों की तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला 243D3 में है। दूसरा जो रिजर्वेशन है विल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334। तो देखो इसमें जो पहला कह रहे हैं ना कि 243D में है, ये बात सही है। 243D में ही कहा गया है कि 1/3 सीटें रिजर्व होगी, है ना, हमने पढ़ा ही है। बट जो दूसरा कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है विल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334, ये गलत है। तो आंसर बनता है ओनली 1। आर्टिकल 334 में क्या है देख लेते हैं। देखिए 330 में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोकसभा में सीटों के रिजर्वेशन की बात है, याद रखिएगा 330 में है। 331 जब आप पढ़ोगे इसमें इन्होंने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन की बात करी। 332 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन की बात करी। और 333 में देखो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन की बात है। और 334 में क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीट आफ्टर सर्टेन पीरियड। और यहीं पे सारी बातें हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो लोकसभा में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है उनके सीटों के रिजर्वेशन की बात है। और एक टाइम पीरियड दिया गया, ये पढ़ सकते हो आप, 8 साल का, है ना, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वीमेन के रिजर्वेशन के जो सीटों की बात है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। तो सेकंड क्यों गलत है, समझ आ रही है बात? सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 334 डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विच ओरिजिनली हैड अ टाइम लिमिट एंड ऑब्वियसली इट हैज नाउ एक्सटेंडेड रिपीटेडली, बट रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायत अंडर आर्टिकल 243D हैज नो टाइम लिमिट। इट डज नॉट रिलेट टू आर्टिकल 334 एट ऑल। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ओनली 1। ना ये पढ़ो पंचायत के बारे में ही सवाल, बहुत सारे सवाल है बट मैंने पंचायत के ऊपर जो रिजर्वेशन से रिलेटेड सवाल है वो हमने लिए हैं। पंचायत के ऊपर तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे, 100 के अप्रॉक्स होंगे जो हम बैच में कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ उसकी एक अलग से ही पूरी वीडियो बन जाएगी। पहला कह रहा है 50% ऑफ द सीट्स, नहीं परसेंटेज में आप देखो 50% तो है ही नहीं, 1/3 कहा है इन्होंने। दूसरा कह रहा है ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन द विलेज, यानी ग्राम सभा एक बॉडी है जिसमें सारे ही पर्सन कंसिस्ट होते हैं जो भी गांव में रह रहे हैं। और तीसरा ये कि देयर विल बी अ पंचायत समिति एट इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट यानी बीच वाले लेवल में, जिला और फिर गांव के बीच में भी एक पंचायत समिति देखने को मिलती है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो पहला तो गलत है ही, तो ये दोनों तो हट गए। अब 2 और 3 बचा है और 3 बचा है। अब मुझे लगता है यहाँ पे जो सेकंड कह रहे हैं वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि सारे लोग की बात नहीं, इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड भी तो होने चाहिए ना। इलेक्टोरल रोल में जो रजिस्टर्ड है वो बॉडी ग्राम सभा के अंदर आती है। सेकंड भी हो गया गलत, तो आंसर बना डी, 3 ओनली।
राइट, मेक सेंस। और कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसमें आपसे वो पूछते हैं इलेक्टोरल रोल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आर्टिकल में विमेन के लिए सीट्स के रिजर्वेशन की बात है? 243B, 243C, 243D और 243E। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, आर्टिकल 243D में ये सीटों के रिजर्वेशन की बात है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल कमिटीज के बारे में दे रखा है इन्होंने, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। आपको बताना है कौन सी इसमें से फाइनेंशियल कमेटी है। तो देखो, फाइनेंशियल कमेटी पार्लियामेंट की वो कमेटी है जो सरकार के पैसों का यूज, ऑडिट, एफिशिएंसी, बजट वगैरह देखने का काम करती है। मेन काम वही है, नाम से समझ आ रहा है फाइनेंशियल कमेटी है। तो सरकारी खर्चे का ऑडिट करना, बजट का एस्टिमेशन वगैरह देखना, पीएसयूज के अकाउंट को चेक करना, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल फंक्शनिंग कैसी है, ये चीज़ें। इनका फाइनेंशियल कमेटी नाम क्यों, समझ आ गई बात। फाइनेंस, बजट और इन चीज़ों को देखती है, इंश्योर करती है कि पब्लिक की मनी सही जगह सही तरीके से यूज हो रही है। पार्लियामेंट की वैसे 3 फाइनेंशियल कमेटी है, लेकिन दूसरे तरह की क्या कमेटी वो भी देख लेते हैं। देखो, इंडियन पार्लियामेंट की कमेटी को ना ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी मतलब परमानेंट नेचर की जो है, और एडहॉक मतलब किसी खास पर्पस के लिए बनाई गई है, पर्पस खत्म होते ही वो हटा दी जाएगी, राइट। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, परमानेंट टाइप की है, इनमें से फाइनेंशियल कमेटी इनकी एक कैटेगरी है। और भी कैटेगरीज हैं, जैसे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ही डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, DRSCs, कमिटीज़ टू इंक्वायर होती हैं, कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल होती हैं, और कमेटी रिलेटिंग टू डे बिजनेस, है ना, कि हाउस की डे टू डे बिजनेस कैसी चल रही है, उन चीज़ों को देखने के लिए होती हैं। हाउस कीपिंग होती है, सर्विस कमेटी होती है। तो अलग अलग तरह की कमेटी देखने को मिलती है इसके अंदर। एडहॉक कमेटी में आप देखो तो एडहॉक कमेटी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है, क्योंकि ये टेम्प्रोरी नेचर की होती है ना। इनमें इंक्वायरी कमेटी हो गई, इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सेलेक्ट कमेटी ऑन बिल, मतलब जैसे बिल वगैरह एग्जामिन करना है, बिल खत्म, बिल मतलब पास हो गया तो ऑब्वियसली एडहॉक कमेटी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग तरीके की कमेटीज होती हैं। तो इन स्टैंडिंग कमेटी में से एक कैटेगरी है और जो फाइनेंशियल कमेटी का नाम कहलाती है, क्योंकि फाइनेंशियल कमेटी का मतलब ये है कि वो फाइनेंस को देखने का काम करेगी। और इसी फाइनेंशियल कमेटी में हम देखते हैं कि जो पब्लिक मनी है उन चीज़ों का यूज़ करने का काम करे, उन चीज़ों को देखने का काम करे। और इसी के अंदर क्या है कि अलग अलग कमेटी जिनमें 3 खास हैं। पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी एस्टीमेट कमेटी और तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, गवर्नमेंट ने जो खर्चा करा सही किया या नहीं। एस्टीमेट कमेटी बजट का एस्टीमेट देखती है, इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं 30। और जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, ये PSU कंपनीज के अकाउंट और कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था ये, अगर आपको याद हो तो लास्ट के लेक्चर में। आप देखो ये, हाँ ये रहा पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर सवाल था ना, और इसमें इन्होंने 2 स्टेटमेंट दे रखा था। फिर उसके बाद हमने ये पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, HCS वाला क्वेश्चन, देन GPSC या गुजरात PCS में जो पूछा गया, मैंने आपको पूरा समझाया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर। फिर ये देखो OPSC में पूछा गया सारा, ये सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऐसे तो बहुत सारी कमेटीज़ हैं, एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, उन सबके कितने सारे सवाल होंगे। तो ये तो सिर्फ एक के अंदर है। तो इस तरह से PYQ का वेब बन जाता है, जो बहुत सही होता है। अभी PYQs लोग कवर तो करते हैं, बट UPSC के सिर्फ करते हैं, स्टेट PCS के स्किप कर देते हैं, बट स्टेट PCS के बहुत रेलेवेंट होते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ स्टेट PCS के करते हैं, बट CDS NDA वगैरह स्किप कर देते हैं। तो एक जगह सही कंपाइलेशन लाना बहुत डिफिकल्ट है, और मुझे खुशी है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को अप्रिसिएट भी करते हैं। दे नो द हार्ड वर्क बिहाइंड द पिक्चर। अब ये देखो, ये चीज़ें तो हमने यहाँ पे कवर कर ली। इसमें इन्होंने जो कहा ना 3, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों कवर्ड है। सो आंसर इज बी, ठीक है। जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं, जो ये PSC पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। एस्टीमेट कमेटी आप जानते हो बजट का एस्टीमेट करती हैं, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है जो PSU कंपनीज वगैरह देखती हैं। वैसे ये सवाल भी PYQ ही है, अगर आप ध्यान से देखो तो राजस्थान PCS के अंदर पूछा गया था 2018 में कि कौन कौन सी फाइनेंशियल कमेटी हैं, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ आ रही बात, ये चौथा तो नहीं होगा। तो आंसर इज A, B and C। कहाँ है A, B and C? यहाँ है। सो आंसर इज ऑप्शन 3, ठीक है।
नेक्स्ट ये देखो, लैंग्वेज के ऊपर बहुत सवाल है। लास्ट के वीडियोस में भी हमने कवर करा है कि लैंग्वेज पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, हर पेपर में ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं। पहले तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 8th शेड्यूल में है। दूसरा ये कि 22 भाषाएं आपको याद होने चाहिए, और जो अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं वो ईयर के साथ याद होने चाहिए। ये 3 बातें वो पूछते हैं। इसमें इन्होंने क्या पूछा कि 8th शेड्यूल में कौन नहीं है, तो ये तो आसान हो गया। अमेंडमेंट करके पूछते तो वो मैंने आपको याद करवा रखा है ट्रिक से। इसमें से देखो भोजपुरी नहीं है 8th शेड्यूल में, तो 4th को मैं एलिमिनेट कर देंगे। नॉट इंक्लूडेड पूछा है, तो आंसर में 4 आएगा, तो या तो सी होगा आंसर या तो बी होगा। ये दो तो हट गए। अब बचा बोडो, तो बोडो तो आप जानते हो, बोडो को अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। ठीक है, तो इस हिसाब से जो 3 है ना वो आंसर में नहीं आएगा, सो आंसर इज बी, ओनली 4। तो ये देखो इन्होंने पूछ रखा था 8th शेड्यूल के अंदर ही, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ जीएसआई में भी पूछा गया था, पहले यहाँ भी पूछा गया। देखो कि 8th शेड्यूल वगैरह में कितने लैंग्वेज थे एंड किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ करके इसे बढ़ा दिया गया। फिर इसके बाद ये देखो कितने सारे सवाल है कि कौन सा मेंशन नहीं। आप देख लो, ये वीडियो ही रेफर कर लो, सारे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डोगरी है, मैथिली, संथाली, भोटी नहीं, ईपीएफओ का क्वेश्चन है। देन यहाँ पे सीडीएस में पूछ रखा था कि कौन सा 8th शेड्यूल में नहीं है, सीडीएस में ही। देन एलडीसी के पेपर में पूछा था इन्होंने, फिर सीडीएस में पूछ रखा है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। फिर इसके बाद सीडीएस में पूछा गया रिसेंटली कि कौन सा लेटेस्ट लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। और ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे, है ना, ये 14 की लिस्ट है, बाद में एडिशन करके 21st में सिंधी को जोड़ा गया, 71st में कोंकणी, मैथिली और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और बोडो, डोगरी, संथाली और यहाँ पे ये मैथिली। ठीक है, ये 4 जो है ये बाद में जोड़े गए 92 में। अगर आप 21 और 71 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 92 ही आएगा। तो इससे आप याद रख सकते हो तीसरा वाला। ठीक है, 21st, 71st और 92। ईयर कौन सा है, 1967, 1992 और 2003। इसमें क्या जोड़ा गया, सिंधी। जस्ट अ सेकेंड, इसमें क्या जोड़ा गया, सिंधी। इसमें क्या, KMN। KMN मतलब, KMN का मतलब है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद ये 2003 में क्या जोड़ा गया, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एक बार ऐसे लिख के याद कर लोगे ना, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, मेरे को अच्छे से याद है 67, 92 और 2003। तो ऐसे आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ रहे हैं ना, आप खुद ही आइडिया लगा लोगे। PYQ से यही आइडिया लगता है, और ऐसी चीज़ें हमारे टिप्स पे आती हैं, और जिन्हें हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाते हैं, और यही 2-4 सवाल का खेल होता है। राइट, नेक्स्ट ये देखो, शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा समझाने को तो है ही नहीं। 8th शेड्यूल लैंग्वेज से डील करता है, तो बी जाएगा 1 के साथ, तो ये 2 तो हट गए। देन 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, सारे ही आसान है, कुछ बताने को है नहीं। तो लिस्ट वगैरह की बात 7th शेड्यूल में, तो A3 के साथ मैच होगा, बट दोनों में ही है। और 9th शेड्यूल में अगर आप देखो तो डिफेक्शन वाली बात 10th शेड्यूल में है, तो डी है 2 के साथ, यानी ये आएगा आंसर, है ना, बी, 3142। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन है। पहला कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। दूसरा ये कि मेंबर होते हैं राज्यसभा के। देखो राज्यसभा के मेंबर तो नहीं होते हैं, है ना, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर तो नहीं होते हैं। तो पहला सही है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। आर्टिकल 64 आप पढ़ोगे, इन्होंने साफ तौर से कह रखा है कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो दूसरा कह रहा है ना वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये प्रिजाइड करते हैं एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, बट ये इलेक्ट नहीं होते हैं एज इट्स मेंबर, और इनका कोई वोटिंग पावर भी नहीं है एक्सेप्ट इन केस ऑफ टाइम। अलग से इनकी वोटिंग होती है ना वाइस प्रेसिडेंट के पद की, तो ये राज्यसभा का मेंबर क्यों होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा इन्होंने, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में क्वेश्चन है। बहुत सारे सवाल पूछे गए रिसेंटली ज्वाइंट सीटिंग वाले पेपर्स में, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज। जैसे ये सिविल सर्विस में पूछा गया ना 2024 में कि आर्टिकल 109 मेंशन करता है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, और जबकि आप देखो तो फिर इन्होंने मनी बिल पे ही क्वेश्चन था। फिर राज्यसभा में पूछ रखा है कि राज्यसभा अप्रूव करती है बिल को या सजेस्ट कर सकती है चेंजेस, तो आर्टिकल 109 पे क्वेश्चन आता है। और आर्टिकल पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस में। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ना कि आर्टिकल याद करने की नीड नहीं है, बस उसका प्रोविजन पढ़ लो, बट आप पास्ट के पेपर उठा के देखो, अमेंडमेंट पे जो क्वेश्चन था वो भी डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड था, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, आपको याद करना होगा इंपॉर्टेंट वाले प्रोविजंस। तो इस वजह से हमने बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से कवर करा। पहले मैंने आपको एक एक आर्टिकल एक्सप्लेन करे, देन उसके सारे PYQs कंपाइल करके कवर करवाया था बैच में।
फिलहाल आप ये देखो आर्टिकल 109 जो कह रहे हैं, क्या ये सही है? आर्टिकल 109 जॉइंट सीटिंग की बात करता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। आर्टिकल 108 में है ना जॉइंट सीटिंग, तो इस हिसाब से इन्होंने करेक्ट पूछा है। तो 1 तो आएगा आंसर में, सॉरी 1 तो नहीं आएगा आंसर में। दूसरा कह रहे हैं जॉइंट सीटिंग में बी कॉल टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। नहीं, जॉइंट सीटिंग के मतलब बिल के लिए नहीं, अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं लाई जा सकती। तो सेकंड भी गलत, सो आंसर इज बी। तो यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ही पूछा गया था, ये आप पढ़ो जॉइंट सीटिंग के रेफरेंस में ही। इन्होंने पहला कहा आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर की बात करता है जॉइंट सीटिंग के खास तौर से केस में, और दूसरा कह रहे हैं स्पीकर प्रिजाइड द जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे पहला गलत ही है ना, आर्टिकल 109 में नहीं, आर्टिकल 108 में बात है जॉइंट सीटिंग की, तो इस हिसाब से पहला गलत है। और आर्टिकल 108 में कहा गया कि प्रेसिडेंट समन करेंगे, स्पीकर ने प्रिजाइड करेंगे, और कोई मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। और जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। जॉइंट सीटिंग प्रेसिडेंट बुलाता है आर्टिकल 108 में। तो इस हिसाब से पहला गलत, दूसरा सही कह रहे हैं, स्पीकर प्रिजाइड करते हैं जॉइंट सीटिंग को। आप ये बताना अगर स्पीकर एब्सेंट है तो जॉइंट सीटिंग को कौन प्रिजाइड करते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। करेक्ट पूछा इन्होंने, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ओनली 2। और यहाँ पे करेक्ट होगा बी, नीदर 1 नॉर 2, है ना, क्योंकि 109 में जॉइंट सीटिंग की बात कह दी गई जो गलत है। और दूसरा भी गलत है, इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए बुलाई जा सकती थी, ये भी गलत है। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें असर्शन दिया गया और रीजन दिया गया। पहला कह रहा है जो डीपीएसपी है ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में। और रीजन ये कह रहा है कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। बहुत आसान है, रीजन भी सही और असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि जो कोर ऑब्जेक्टिव है डीपीएसपी को इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है। कई बार पूछा जा चुका है, पहले भी आप पढ़ सकते हो, है ना, सिविल सर्विसेज के स्टेटमेंट से आप लिफ्ट करते हैं, और भी कई बार पूछा गया। तो जब इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाएगी ना, दैट मीन्स कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फंक्शन इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक स्टेट में। ये देखो सीडीएस में ही पूछा गया था कि डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट ऑर्डिनरी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट पे। और सेकुलरिज्म किसी भी देश का बेसिक फीचर नहीं, बहुत सारे देश में किसी पर्टिकुलर रिलीजन की स्टैब्लिशमेंट है। तो तीसरा गलत है, सो आंसर इज सी 1 and 2। या सो दैट्स इट, इतने ही सवाल थे पॉलिटी के। सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।